वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार पुनः इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह कार्बोहाइड्रेट का तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में और जानेंगे तथा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके संरचना साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे कंपटीशन के दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा आपको हम रिमाइंड करते हुए चलते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अपचयन कराने पर एन हेक्सेन प्राप्त होता था। आज उसके आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 कार्ब हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं। तो पहले हम ग्लूकोज की सर्वप्रथम संरचना बनाएंगे। CHO, CHOH 4 टाइम CH2OH। इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या 5 है। 4 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसका हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ अपक्रिया जब कराते हैं, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के 5 जोड़ लेते हैं, तो ये एसिटिल क्लोराइड ग्लूकोज को एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, अगर हाइड्रॉक्सिल समूह को एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एस्टर कंपाउंड बनता है। तो कॉमन सी बात है, ग्लूकोज में हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जा रहा है। अगर ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आपका एस्टर वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसकी जब अपक्रिया कराते हैं, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, अर्थात 5 हाइड्रोजन निकलेगा और उसके स्थान पर ये पूरा इतना समूह CH3CO ये जाकर के जुड़ जाएगा। जुड़ करके एक नया कंपाउंड का निर्माण करेगा, जिसका नाम होगा CHOCOCH3 4 टाइम CH2OCOCH3 और उसके साथ साथ 5HCl सह उत्पाद के रूप में निकलेगा। यह जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ये आपका एक कंपाउंड बन रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो कंपाउंड है इसमें एस्टर पाया जा रहा है COORR। कहने मतलब ये जो कंपाउंड है जो है वो एस्टर वाला कंपाउंड है, इसलिए आप सिद्ध कर सकते हो या कह सकते हो कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सी समूह पाए जाते हैं। तो ये तो रही बात जो है इसमें 5 हाइड्रॉक्सी समूहों की। इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया जाए, क्या कराया जाए? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराने के लिए यहाँ पर हम प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम HNO3 लेते हैं। अगला आपका रासायनिक क्रिया है ऑक्सीकरण। आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र सर्वप्रथम लिखेंगे CHOC। अपक्रिया का नाम लिख लेते हैं। अगली अपक्रिया आपका 5वां अपक्रिया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण जब कराते हैं ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें किसी ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, या आप KMNO3 भी ले सकते हैं, KMNO4। ये भी आपका एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। इन सब की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकलता है। कितने ऑक्सीजन? 3 नवजात ऑक्सीजन निकलता है। अब ये 3 नवजात ऑक्सीजन जो है जाकर के जुड़ जाता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ता है, आपका कंपाउंड बन जाएगा
COOH और आपका CHOH 4 टाइम COOH। कहने का मतलब ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एल्कोहल है, एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपका सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्लूकोज को प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट के रूप में सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। अगर प्रबल ऑक्सीकारक ना लेकर दुर्बल ऑक्सीकारक ले, दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में जैसे आप टालेन अभिकर्मक ले सकते हैं या फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हैं। तो पहले ये जानेंगे टालेन अभिकर्मक होता क्या है। तो टालेन अभिकर्मक को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हो कि अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के मिश्रण को टालेन अभिकर्मक कहते हैं, रिएजेंट। ठीक है, इसको साधारणतः जो है Ag2O से प्रदर्शित करते हैं टालेन अभिकर्मक को। यह आपका एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है। और इसी तरह से आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है। फेलिंग सोल्यूशन किसे कहते हैं? फेलिंग सोल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हो कि फेलिंग सोल्यूशन ए तथा फेलिंग सोल्यूशन बी के मिश्रण को जो है फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। अब आइए यहाँ पर हम ये जानते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए किसे कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट को फेलिंग सोल्यूशन ए कहते हैं। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को फेलिंग सोल्यूशन बी कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण को फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको सामान्यतः जो है Cu2CuO से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। इसको सामान्यतः जो है CuO से प्रदर्शित करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, अगर आइए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको हम दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अब चयन कराएं तब क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में हम क्या ले लेते हैं, टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक को आपने अभी जाना Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीकृत करता है, एल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है बेटा, और ये जो टालेन अभिकर्मक है ये स्वयं अपचयित हो जाता है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये Ag सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हैं जो है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये कौन सा टेस्ट देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, जब इसका परीक्षण करते हैं, ग्लूकोज का परीक्षण जब करते हैं किसके साथ, टालेन अभिकर्मक के साथ, तो क्या होता है, परख नली की दीवार पर सिल्वर जैसी काला अवक्षेप आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है, या इससे आप कह सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, ग्लूकोज है, या उस ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। इसी तरह से आप जो है फेलिंग सोल्यूशन ले सकते हैं CuO कि 2 मॉलिक्यूल का जब अपक्रिया कराते हैं तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ पर आपका वही कंपाउंड बनेगा और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा Cu2O। ये लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये तो रही बात ऑक्सीकरण की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अपचयन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर
ग्लूकोज का अपचयन कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है। अगला आपका है अपचयन, रिडक्शन। CHO CH CH2OH। इसका अगर हम अपचयन कराएं, अपचयन कराने में यहाँ पर हम जो है किसी दुर्बल अपचायक का प्रयोग करते हैं। अपचायक के रूप में बेटा आप यहाँ पर ले सकते हो जिंक अमलगम का जलीय विलयन H2O के साथ जब अपचयन कराते हैं तो ये जो होता है आपका बेटा एल्डिहाइड का, अगर इसका जब अपचयन कराते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH CHOH 4 टाइम CH2OH। इसका नाम है सार्बिटाल। ये आपका सार्बिटाल प्राप्त होता है। अर्थात ग्लूकोज का अपचयन कराने पर यहाँ पर इससे हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ये दोनों नवजात हाइड्रोजन जाकर के एल्डिहाइड से जुड़ जाएंगे और ये एक तरह का आपका नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सार्बिटाल। इस तरह से ये आपके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताया गया। आइए अब हम ग्लूकोज के संरचना के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज की संरचना वास्तव में पाई कैसे जाती है। ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं और ज्यादातर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ग्लूकोज की खुली श्रृंखला को बनाते हैं तथा उस खुली श्रृंखला वाले यौगिक से कैसे बंद श्रृंखला वाला यौगिक का निर्माण किया जाता है। आइए इसी चीज को समझते हैं। ये होता है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाला यौगिक CHO COH H COH H COH H COH H CH2OH। वास्तव में ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाला संरचना यही है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु पाए जा रहे हैं और 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं और एक जो है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के रूप में ऊपर पाया जा रहा है। तो यह संरचना मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम और जो है इस रूप में पाए जाते हैं, ओपन चेन। अच्छा, तो ज्यादा और किस रूप में पाए जाते हैं? ज्यादा और जो होते हैं वो बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 5 के बीच जो होता है वो एक बंध पाया जाता है। इन दोनों के बीच एक बंध पाया जाता है जिसे हेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेमी एस्टर बंध कहते हैं। वास्तव में यहाँ का ये हाइड्रॉक्सिल समूह का यश जो होता है इस कार्बन पर उपस्थित ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाता है और यह ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बंध का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार से। CH, इसका एच जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर हम OH लिख देंगे। इसके बाद हम SH सभी कार्बन को उसी तरह से लिख देते हैं। इसके बाद ये 5वां कार्बन है। 5वें कार्बन पर जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो पहले कार्बन के साथ एक सहसंयोजी बंध बनाता है कुछ इस प्रकार से, और फिर जो है आपका SH वैसे लिख देते हैं CH2OH। ये संरचना होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 5 के बीच एक बंध बन रहा है जिसे हेमी एस्टर बंध कहते हैं। ठीक है। अब इसी संरचना में कहने का मतलब ये आपका एक
क्लोज या बंद श्रृंखला वाला यौगिक हो गया। इसके दो आइसोमर होते हैं, या आप कह सकते हैं दो एनोमर होते हैं। अगर पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड है, मतलब इस दिशा में जिस दिशा में लिखे हैं, तब तो इसे अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। और यही OH अगर लेफ्ट दिशा में है और H राइट दिशा में है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। इसके पहले आप लोगों ने डी ग्लूकोज और रियल ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है। डी ग्लूकोज और रियल ग्लूकोज आप जानते हैं कि जो सबसे लास्ट का कार्बन होता है, उसके पहले का जो कार्बन होता है उसके ऊपर अर्थात 5वां कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह अगर राइट दिशा में है तब तो डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट दिशा में है तो रियल ग्लूकोज। तो यहाँ पर ओनली हम केवल डी ग्लूकोज को लेकर के चल रहे हैं। अब डी ग्लूकोज में उसके दो एनोमर होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। अल्फा एनोमर क्या होता है, जब पहले कार्बन पर उपस्थित OH समूह राइट दिशा में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर ये किस दिशा में हो, अगला संरचना हम इधर बना रहे हैं, लेफ्ट दिशा में हो। पहले कार्बन पर जो OH होता है वो किस दिशा में हो, लेफ्ट दिशा में, और H राइट दिशा में हो। बाकी एच वैसे रहेगा सब कुछ, OH H H OH OH H H CH2OH। अब ये पहला कार्बन और 5वां कार्बन के बीच बंध पाया जाएगा। तो इस यौगिक को हम जो है एक अलग नाम देंगे, जिसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। इन्हीं दोनों संरचनाओं को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हावर्थ साहब ने एक मॉलिक्यूल के माध्यम से इसकी संरचना को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। वह मॉलिक्यूल था पायरानोज। ठीक है, इस यौगिक की संरचना कुछ इस प्रकार थी। 6 मेंबर रिंग था जिसमें 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन था। इसी पर उन्होंने इस संरचना को बैठाया। देखिए किस तरह से बैठाया उन्होंने। अब इसी संरचना को हम रिंग के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। देखते हैं, पहला कार्बन यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां और पहला के बीच एक बंध है जिसमें आपने देखा था, यह जो कहते हैं, यह जो कंपाउंड है बेटा। अब इसी पर देखते हैं, पहले कार्बन पर OH और H है। तो जो बेटा राइट साइड होता है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे, कुछ इस प्रकार। देखिए पहले कार्बन पर OH जो है राइट साइड है, उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसे ऊपर लिखेंगे। दूसरा कार्बन OH H, तीसरे कार्बन। इसके बाद अगला आपका है ये जो चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पर पहले OH और H, फिर इसके बाद CH2OH और H। यही देखिए आपका जो कंपाउंड है, इसी बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसी संरचना को आप इस तरह से भी कुछ समझ सकते हैं। ये देखिए आपको जो बताया गया है, ये संरचना बेटा लेस स्टेबल होता है किसकी तुलना में, बीटा डी ग्लूकोज को। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बड़े ग्रुप OH एक ही दिशा में है, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल का निर्माण कम होता है। कम का मतलब लगभग 36% ये मॉलिक्यूल बनता है, और 64% जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये यही यौगिक को यहाँ पर बनाया गया है, जिसे हावर्थ संरचना बोलते हैं। कौन सा संरचना, हावर्थ संरचना को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पायरानोज के द्वारा। ठीक है, अब इसी संरचना को हम यहाँ पर बना रहे हैं आपको, बीटा डी ग्लूकोज। इस संरचना का कोई मतलब नहीं रहा। बीटा डी ग्लूकोज को हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये देखिए।
अब देखते हैं पहला कार्बन यहाँ है। पहले कार्बन पर हमने आपसे बताया जो आपका लेफ्ट साइड है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड वाले को लिख लेते हैं OH, फिर इसके बाद H, फिर इसके बाद OH, फिर इसके बाद H। फिर आपका ये कंपाउंड CH2 ये ऊपर रहता है CH2OH। उसके बाद जो आपका बच रहा है उसको लिख देते हैं। यहाँ पहले कार्बन पर क्या बच रहा है आपका OH, ये H हो गया राइट साइड वाला, फिर इसके बाद OH, फिर H, फिर इसके बाद OH, फिर इसके बाद आपका क्या बच रहा है H। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी बड़े ग्रुप है एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पर है। ये देखिए OH ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, फिर यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, फिर ये कंपाउंड ऊपर है और नीचे है। कहने का मतलब ये जो बड़े कंपाउंड है ये एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पर है। इसी वजह से बीटा डी ग्लूकोज जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, अल्फा डी ग्लूकोज में। इसके मॉलिक्यूल लगभग जो होते हैं 64% प्राप्त होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपकी संरचना रही। इसी तरह से आप फ्रक्टोज की भी संरचना बना सकते हो, साइक्लिक संरचना। फ्रक्टोज में जो होता है उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड नहीं क्या पाया जाता है, कीटोन। आइए हम इसी समय फ्रक्टोज की भी संरचना को समझ लेते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला वाला यौगिक बनाते हैं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C OH H, C OH H, C OH H, CH2OH। यहाँ पर काउंट करते हैं, देखते हैं 6 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, ऐसा ये खुली श्रृंखला वाला फ्रक्टोज का संरचना। हमने आपसे बताया जो खुली श्रृंखला का कंपाउंड है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इस तरह से वो जो होते हैं बहुत लेस स्टेबल होते हैं। इसीलिए इनका कंपाउंड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 5 के बीच जो होता है बंध पाया जाता है। कार्बन संख्या 2 और 5 के बीच, जिस तरह से ग्लूकोज में पाया जा रहा था। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यह कार्बन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ एक बंध बना लेता है। कुछ इस प्रकार देखते हैं, CH2 OH, C OH, C H OH, C OH H C। ये देखिए 5वां कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब ये 5वां कार्बन जो होता है इस दूसरे कार्बन के साथ बंध द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या बच रहा है H, फिर इसके बाद CH2OH। अब फ्रक्टोज के भी 2 एनोमर होते हैं। अगर OH समूह राइट साइड है तो इसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। फ्रक्टोज और यही OH ये हाइड्रोक्सिल समूह किस दिशा में हो, लेफ्ट दिशा में, और CH2OH राइट दिशा में हो तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। आइए बनाते हैं संरचना कुछ इस प्रकार। OH, C, CH2OH, C डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा H, बाकी संरचना SH रहेगा, बाकी संरचना सच एज रहेगा, बाकी संरचना सच एज रहेगा। C OH H, C
यहाँ पहले और दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, HCH2OH। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी साइक्लिक संरचना, जिसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इन्हीं दोनों संरचनाओं को और सरल रूप से हावर्थ साहब ने एक दूसरे यौगिक का चयन किया, जिसका नाम था फ्यूरानोज। क्या नाम था? फ्यूरानोज। फ्यूरानोज, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार थी। यह 5 मेंबर रिंग था, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पाया जा रहा था। कुछ इस प्रकार थी। अब इसी संरचना को हावर्थ साहब ने इस रूप में प्रदर्शित किया, जिसे हम फ्यूरानोज कहते हैं, और जो है ये फ्रक्टोज, स्पेशली ये फ्रक्टोज के लिए है। अब आइए इसी संरचना को हम दिखाते हैं। अगर डी फ्रक्टोज को हावर्थ के फ्यूरानोज संरचना से दिखाएं तो कुछ इस प्रकार होगा। देखते हैं। यहां पर देखेंगे, हमने आपसे पहले ही बताया था कि जो आपका कंपाउंड राइट साइड है उसको नीचे की तरफ लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले राइट साइड वाला कंपाउंड को लिख लेते हैं, OH, H, फिर इसके बाद OH, फिर इसके बाद H, इसके बाद अगला कार्बन आपका ये है CH2OH। ठीक है बेटा, अब राइट साइड वाले को लिख लेते हैं। यहां पर CH2OH, OH, H, और आपका इस तरह से ये कंपाउंड भी हो गया। ये तो इसका हावर्थ संरचना रहा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, या इसी को कह सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। जो संरचना यही है वही संरचना इधर भी है। अब आइए इस संरचना को हम बनाते हैं। आप इसी संरचना को भी इसी प्रकार बना सकते हैं। देखते हैं बीटा डी फ्रक्टोज को हावर्थ संरचना के रूप में दिखाने के लिए यहां पर हम पहले 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये देखते हैं। अब हम इसमें, हमने बताया कि जो आपके लेफ्ट साइड है वो टॉप पर रहेंगे और जो राइट साइड है वो बॉटम पे रहेंगे। तो राइट साइड ये है आपका, राइट साइड वाले को हम बॉटम में लिखते हैं CH2OH। फिर इसके बाद आपका आता है ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन पर H, राइट साइड वाले को हम बॉटम पे लिखते हैं HOH। फिर इसके बाद ये कार्बन इधर है आपका CH2OH और H। अब हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं OH, OH और फिर इसके बाद H। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपका हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब यहां पर दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। बीटा डी फ्रक्टोज ज्यादा स्टेबल है कि अल्फा डी फ्रक्टोज ज्यादा स्टेबल है। बड़े बड़े जो ग्रुप हैं अगर वो मैक्सिमम दूरी पर हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। इसमें देखते हैं, इस कंपाउंड में ये देखेंगे, इस कार्बन में ये OH आपका एक बड़ा ग्रुप है, ये नीचे है तो ये ऊपर है। इसमें क्या है, ये OH बड़ा कंपाउंड है, ये नीचे है, तो इसके बाद का जो कार्बन है उस पर जो बड़ा कंपाउंड है ये ऊपर है। कहने मतलब इसमें जितने भी बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पर हैं, इसलिए यहाँ पर अल्फा डी फ्रक्टोज ज्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, बीटा डी फ्रक्टोज के। यहाँ पर देखेंगे OH OH दोनों एक ही दिशा में है, तो
इसलिए इनके बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने के कारण ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। और लेस स्टेबल होने के कारण क्या होते हैं, इनके बहुत कम मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है ग्लूकोज के बारे में जाना। एक बार पुनः हम आप लोगों को अभी तक जितने भी चीजें बताई गई उसको रिवाइंड करा देते हैं। आज हमने आपको ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के रासायनिक अपक्रिया के बारे में पहला बताया कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रॉक्सी एसिटिल क्लोराइड के साथ जो होता है अपक्रिया कराया गया तो क्या बना, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज कंपाउंड प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि उसमें 5 हाइड्रॉक्सिल समूह पाए जाते हैं। इसके बाद आपने क्या किया, उसका ऑक्सीकरण कराया ग्लूकोज का। ग्लूकोज को प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो आपका साइक्रिक एसिड प्राप्त होता है। दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से इसका जो है अपचयन कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ, सॉर्बिटाल प्राप्त हुआ। ये इतने सारे रासायनिक अपक्रियाएं बताई गई। उसके बाद आप लोगों को उसके साइक्लिक संरचना के बारे में बताया गया। साइक्लिक संरचना के बारे में ये बताया गया कि जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है वो बहुत कम स्टेबल होता है। कहने का मतलब उसके लगभग 0.02% कंपाउंड जो होते हैं खुली श्रृंखला में ग्लूकोज के पाए जाते हैं और बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं वो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। बंद श्रृंखला में हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। डी ग्लूकोज के 2 एनोमर होंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। कैसे हम जानेंगे कौन सा अल्फा है, तो जब पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सी समूह का राइट साइड है तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे और अगर लेफ्ट साइड है तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्रक्टोज में भी आपको समझना है। ग्लूकोज में जो आपका कंपाउंड है बीटा डी ग्लूकोज वो ज्यादा स्टेबल होता है और फ्रक्टोज में अल्फा डी फ्रक्टोज वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उनमें जो है जो बड़े बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पर हैं। आपने संरचना के माध्यम से देखा समझा। थैंक यू।